नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 4 महीने से भारत की जनता 100 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए मजबूर है। 90 रुपया लीटर कोई सस्ता नहीं होता। इस रेट के हिसाब से देखिए तो 2018 के सितंबर महीने में मुंबई में पेट्रोल 90 रुपया लीटर हो गया था। तब से आम जनता खुशी खुशी महंगा तेल भराने के लिए मजबूर है। हर बात में ऐतिहासिक ढूंढने वाली सरकार इस बात का प्रचार नहीं करती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद लौट नहीं रहे हैं। बिहार के बेगूसराय की कुछ दुकानों से हमारे सहयोगी संतोष ने सरसों तेल के ब्रांड के दाम की लिस्ट भेजी है। इंजन ब्रांड 1 लीटर 200 रुपए, धारा ब्रांड 1 लीटर 175 रुपए, हवाई घोड़ा 1 लीटर 190 रुपए, फॉर्च्यून कच्ची घानी 1 लीटर 180 रुपए, स्कूटर 1 लीटर 180 रुपए। 180 से 200 रुपए किलो सरसों तेल का भाव है, जो 1 साल पहले 80 से 90 रुपए किलो हुआ करता था। सरसों तेल क्यों महंगा हुआ? 2014-15 में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन की घोषणा हुई थी। उसका क्या हुआ? उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा? इस वृद्धि का संबंध उत्पादन की कमी से है या जमाखोरी से? हम इन सवालों को आगे देखेंगे, लेकिन पहले यह देखेंगे कि यह महंगा तेल कौन खा रहा है, किसकी जेब में पैसा है जिस कारण इसकी मांग बढ़ी है और दाम बढ़ रहा है। जमाखोरी को समझने के लिए जरूरी है। पिछले साल लाखों लोग जब पलायन के लिए मजबूर हुए तो क्या आपको बताया गया कि किन किन परिस्थितियों और विकल्पों का अध्ययन करने के बाद तालाबंदी का फैसला किया गया, जबकि कोरोना उस रफ्तार से फैला भी नहीं था? आप यह जवाब नहीं जानते, लेकिन यह जानते हैं कि करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, कमाई आधी हो गई। सरकार इस बारे में कभी रिपोर्ट नहीं देती कि प्रथम तालाबंदी से कितने लोगों की नौकरी गई। 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। पहली बार भारत की जीडीपी 0 से भी नीचे माइनस में चली गई। लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई। उसके बाद भी हालात मुश्किल से ही संभले। तब तक मार्च और अप्रैल 2021 आ गया। जो हुआ आपने देखा। एक बार फिर से लोगों की कमाई और क्रय शक्ति खत्म हो गई। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ता हूं। अगर यह तस्वीर आपके जहन में स्पष्ट है तो आप इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा, सपा की सांसद विशंबर प्रसाद निषाद और चौधरी सुखराम सिंह यादव ने तेल के दाम बढ़ने के कारणों को लेकर सवाल पूछा तो मॉनसून सत्र में खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जवाब देती हैं कि खाद्य तेलों की कीमतें अन्य बातों के साथ साथ मांग और आपूर्ति में असंतुलन से भी बढ़ी हैं। आगे कहती हैं कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार के कारण खाद्य तेलों की मांग में वृद्धि हो रही है। खाद्य तेलों का प्रति व्यक्ति उपभोग 2018-19 में 19.5 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़कर 2019-20 में 19.7 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गया है। क्या वाकई 2020-21 के साल में जीवन स्तर में इतना सुधार आया है? एक और बात, सवाल पूछा गया है कि 2020 और 21 में दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार डेटा दे रही है 2018 और 19 का। इस जवाब में सरकार ने कई कारण बताए हैं, लेकिन जमाखोरी पर चुप है। क्या वाकई जमाखोरी समाप्त हो चुकी है? क्या आप मानने के लिए तैयार हैं कि 2020-21 में लोगों का जीवन स्तर इतना सुधर गया है कि 180 रुपया किलो सरसों तेल खरीदकर खा रहे हैं? वो भी कई महीनों से मांग बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। जीवन स्तर सुधरा है तो फिर 80 करोड़ लोग कौन हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज और झोला लेने के लिए लाइनों में लगे हैं? यह भारत की गरीबी का एकमात्र सरकारी आंकड़ा है जो सरकार खुद से नहीं बताती है। क्या ये 80 करोड़ लोग जो चावल और गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं, सरसों तेल खूब खरीद रहे हैं? इस साल क्या हुआ? इकोनॉमी का रिकवरी नहीं हुआ, सेकेंड वेव आया, लॉकडाउन हुआ, तो अपना जितना सेविंग था वो खर्च हो चुका है और दूसरे रेगुलर जॉब नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट की डाटा हम सब पता होता है, जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स ने भी बताया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। तो ये आपके पास पैसे नहीं होगा तो खर्च नहीं करेंगे, और पहला साल आपका थोड़ा सेविंग था, उसकी वजह से थोड़ा खर्च हो रहा था, और लोगों ने एग्रीकल्चर पे रीजॉइन किए थे क्योंकि गांव सब चले गए थे, उस पे रीजॉइन किए।
लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर पे भी अभी भरोसा ज्यादा नहीं है। हम जैसे जानते हैं कि उससे इनकम नहीं होता है ज्यादा। और दूसरा होता है कि जो नॉन फार्म एग्री जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर में, वो भी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो होता है कि करीब 50% से ज्यादा रूरल एम्प्लॉयमेंट भी नॉन फार्म एक्टिविटीज से आता है, वो भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह से लोगों का आमदनी काफी कम हो गया है, बल्कि अभी घाटे की सौदा भी चल रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं जितने सेविंग था, और अभी आपकी खर्च करने का नहीं है। तो उसकी वजह से हमारा प्राइवेट कंजप्शन या निजी उपभोग का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है। 2020-21 की आर्थिक तंगी को समझने के लिए सरकार के पास कई जरूरी आंकड़े नहीं हैं। यहां तक कि 3 अगस्त 2021 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया कि कोविड-19 महामारी से देश में आत्महत्याओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन नहीं कराया है। क्या यह अध्ययन नहीं कराना चाहिए? लेकिन खबरों की कतरनों से पता चल जाता है कि लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। 21 अगस्त की यह खबर हिंदुस्तान की है। यूपी के औरैया के कछियात मुहाल में रहने वाले 25 वर्षीय 3 बेटियों के पिता ने आर्थिक तंगी के चलते परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण चलाता था। यह खबर भी 21 अगस्त की है। कानपुर के किदवई नगर में मंदिरों के ना खुलने से प्रसाद बेचने वाले एक दुकानदार ने आत्महत्या कर ली। दुकानें बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार 25 अगस्त को 28 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। 30 अगस्त को ग्वालियर के टेंट व्यवसायी ने कोरोना में व्यापार ठप होने के कारण आत्महत्या कर ली। रोड में दूध की दुकान चलाने वाले दुकानदार और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इसका संबंध भी कोरोना से है। आंध्र प्रदेश में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पिछले 18 महीने से कारोबार बंद होने के कारण कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। 7 अगस्त को तमिलनाडु के कृष्णागिरी में कर्ज में डूबे एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। हमें ऐसी कई खबरें मिली जिनमें पूरे परिवार ने आत्महत्या की है, पति पत्नी ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों में कोरोना और तालाबंदी है, नौकरी चली गई है, सैलरी कम है, बिजनेस डूब गया है, सूदखोर और बैंक पैसे मांग रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। हम वापस लौटते हैं सरसों तेल के दाम पर। उसके विकल्प में लोग सब्जी कैसे खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारे 2 सहयोगियों संतोष और प्रभात कुमार ने अलग अलग इलाकों में लोगों से बात की। बिहार के बेगूसराय से संतोष ने यह रिपोर्ट भेजी है। 1 साल पहले सरसों का तेल 80-90 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन मई के महीने में ही 1 किलो सरसों तेल का दाम 170-80 रुपया हो गया। इस अगस्त में तो 190-200 रुपया तक पहुंच गया है। 90 रुपए का तेल 180-190 रुपए में मिल रहा है। 100% महंगाई है। संतोष ने बेगूसराय के प्रमिला चौक स्थित किराना व्यवसाय करने वाले पवन कुमार से बात की। पवन ने बताया कि लोगों ने तो सरसों तेल खरीदना कम कर दिया है। पहले जो लोग 5 लीटर का डब्बा खरीदते थे, वो अब 500 ग्राम और 200 ग्राम तेल की शीशी खरीद रहे हैं। पवन ने कहा कि जब तेल 90 से 80 रुपया किलो मिला करता था, तब उनकी दुकान से महीने में 300 से 400 लीटर तेल बिक जाया करता था। अब महीने में 100 लीटर सरसों तेल ही बेच पाते हैं। ठीक यही बात बेगूसराय के एक और दुकानदार प्रभात कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि सरसों तेल खरीदने बहुत कम ग्राहक आते हैं, वो भी आधे किलो और 1 किलो से ज्यादा की खरीदारी नहीं करते हैं। उनकी दुकान में भी सरसों तेल की बिक्री 25% रह गई है। पहले जो 5 लीटर या 1 लीटर खरीदते थे, तो बढ़ती महंगाई के कारण 500 ग्राम और 200 ग्राम का सेल बढ़ गया। जो मान लीजिए गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें मान लीजिए 100-200 ग्राम तेल लेकर के काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना दाम बढ़ गया है। आप तो देख ही रहे हैं कि छोटा छोटा बोतल ये 500-200 में का लगा हुआ है। ज़्यादा इसी का सेल अभी हो रहा है। क्या कारण है? कारण यही तेल का, जैसे शुरुआती दौर में 1 साल पहले 90 रुपये लीटर था, अभी सीधे 200 करीब तेल पहुंच गया है। लोग का बजट बन मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जैसे पहले 1 लीटर लेते थे, अभी आधा लीटर पर आ गए। बाजार का हालत बहुत ही खराब है। यानी कि लोग कम तेल लेकर कटौती कर रहे हैं क्या? हाँ, कम तेल, मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि टमाटर में नमक डाल के और तेल डाल के थोड़ा सा
उसको खा रहे हैं, चोखा बना के खा रहे हैं, आलू में तेल डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के। सब्जी तो विलुप्त हो गया है। इन दो दुकानदारों का अनुभव बता रहा है कि इनके यहां से लोगों ने सरसों तेल खरीदना कम कर दिया है, यानी उनका जीवन स्तर नहीं सुधरा है और मांग कम हो रही है। कई महिलाओं ने कहा कि तेल के विकल्प के रूप में सब्जी उबाल कर खा रहे हैं। उबालने की बात पर हमें भी संदेह हुआ, स्वाभाविक है, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं हो सकती? अगर उबालने की बात सही नहीं है तो क्या यह सही नहीं होगी बात कि 180 रुपए किलो तेल लोग नहीं खरीद पा रहे हैं? खरीद भी रहे हैं तो उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जा रही है। रसोई के समय नहीं पहुंचने के कारण संतोष को गीता देवी से कहना पड़ा कि वे बनाकर दिखाएं कि कैसे उबालकर पकाती हैं। गीता देवी ने उबालकर सब्जी पकाई और बताया कि इसी तरह से खाती हैं। उनके पति जय जय राम सदा दिहाड़ी कमाते हैं, 6000 आमदनी है। गीता का कहना है कि सरकार चावल और गेहूं तो दे रही है, लेकिन बाकी चीजें सस्ती नहीं हैं। सरसों तेल इतना महंगा है कि सब्जी खाना कम कर दिया है। जब खाते हैं तो कई बार पानी में उबालकर, उबली हुई सब्जी और चावल के साथ। सरसों तेल 80 रुपए किलो बिक रहा था तो महीने में 1 से 1.5 किलो तेल खरीदते थे, लेकिन अब 10 रुपए की ही तेल खरीद पाते हैं। दिनों दिन महंगाई होल जाए छे तो केना खैबे? केना सब्जी बनाय खाय छौ? केना खाय छियै? निमक रोटी है ने जे मिले छै खाय छियै। केना सब्जी बनबै छौ? निमक दै छियै, हल्दी दै छियै, पानि में दे के मिला के बनबै छियै सब। उसैन के खाय छौ? हां, उसैन के खाय छियै। आ पहले केना सब्जी बनबै रहो? पहले तेल फोरन दे के बनबै रहिए। सरसों तेल के जरिए अगर आप आज के भारत के परिवारों में झांकेंगे तो पता चलेगा कि क्यों सरकार सरसों तेल पर बात नहीं कर रही है। हम और आप नहीं जानते कि इसके दाम ने रसोई में क्या बदलाव लाया है। बच्चों की जिद पूरी हो रही है या नहीं, लोग कम से संतोष कर रहे हैं या ज्यादा खाने लगे हैं। बेगूसराय के ही नया गांव की शकुंती देवी के पति नहीं हैं, खेतों में मजदूरी करती हैं, बारिश के कारण काम बंद है, उबाल कर खा रही हैं और कई बार आधा पेट ही खाने को मिलता है। उसी तरह प्रमिला देवी के पति की कमाई घट गई है, बाढ़ के कारण 1 महीने से कमाई बंद है। प्रमिला ने दाल बनाना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि पहले 2-2.5 किलो सरसों तेल खरीद कर खाती थीं, लेकिन बीते 6 महीने से 1 किलो में ही काम चलाना पड़ रहा है। वह भी 100-200 ग्राम करके लाती हैं। प्रमिला के 5 बच्चे हैं। सोचिए, 7 लोगों का परिवार 1 किलो सरसों तेल में 6 महीने से सब्जी वगैरह बना रहा है। प्रमिला ने कहा कि सब्जी को पानी में उबालकर बनाती हैं, तेल डालती भी हैं तो नाम मात्र का। पहले कते तेल आने रहो, अभी कते किने छो? अभी वह 200 तेल 150 ग्राम। पहले कते किने रहो? पहले रहे तो 1 लीटर 2 लीटर कीन के धरे रहिए तो खाए रही। अच्छा। अब बहुत दिक्कत हो छै। अब सब्जी केना बनबै छो? सब्जी बनबै छियै, तनी गो नमक तेल दे दै छियै, 1 रत्ती गो उसैन के देलहुँ, धिया पुता के झोरा देलहुँ, पानी में सिझा दै छी। की करबै? तो पहले सस्ता रहे तो लोग किन के खाए रहे, अखन तो महंगा 200 रुपये भए गेलै। कहाँ से कते किने छो अभी? कहाँ एक करमा किन के नाने चार की करबै? तो केना सब्जी बनै छै? केना की करबै? जेना केना एक रत्ती दे के फोरन दे के अपन बाल बच्चा के निमाहै छै। आर सब्जी बनबै छै केना सिझा दै छै, अपन 1 रत्ती तेल दे दै छियै, अपन एनाहि भून के खाए छै बाल बच्चा। की करबै? 180-90 रुपया किलो सरसों का तेल है। पेट्रोल 100 रुपया लीटर से ज्यादा। रसोई गैस का सिलेंडर 856 रुपए का है। हर तरफ से जेब खाली हो रही है। राजनीतिक दल महंगाई के सवाल पर वोट पा जाते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो महंगाई के असर का अध्ययन नहीं कराते। कविता देवी का परिवार 7-8 हजार की कमाई पर जीता है। महंगाई ने इनके दैनिक खान पान को पीछे धकेल दिया है। कविता भी सब्जी उबाल कर खाने की बात करती हैं। अब सब्जी बनती भी है तो एक ही बन जाए, बहुत समझती हैं। जया कुमारी के पति का वेतन तालाबंदी में कम हो गया, दाम तो कम नहीं हुआ। परिवार अब आलू का चोखा ज्यादा खाने लगा है। मांस मछली का सेवन बंद हो गया है। रेणु देवी के पति के पास 5 बीघा जमीन है। खेती ही कमाई का जरिया है। ठीक ठाक खाने वाला परिवार कह रहा है कि जीने भर के लिए खा रहे हैं। घर का बजट पहले ही बिगड़ चुका था। सरसों ने खलबली मचा दी है। पहले जहां घरों में 5 लीटर सरसों तेल की खपत होती थी, अब 2 लीटर में ही काम चलाना पड़ रहा है। महंगाई के कारण पहले
सरसों तेल 90 रुपये केजी कीनते थे तो 5 लीटर की यूज करते थे घर पर। अब महंगाई जितना हो गया तो 1-2 लीटर में महीना में पुराते हैं। उसी में एक सब्जी सिर्फ बनाकर खाते हैं और भुंजिया कभी बना लेते हैं, कभी उबाल के खा लेते हैं। महंगाई के कारण नहीं पुरता है। हम लोग जहाँ पहले 4 किलो सरसों तेल लेते थे, अब वहाँ 2 किलो 1.5 किलो लेते हैं। किसी दिन आलू का भरता ही बना लिए, किसी दिन फोरन पे सब्जी और किसी दिन थोड़ा सा भुजिया बनाते हैं। जहाँ पर 5 किलो कड़ू तेल खपत होता था, अब 2 किलो में कम चला लेते हैं। कभी जहाँ 2-3 सब्जी बनता था उसमें एक ही सब्जी बनाकर काम चलाते हैं। कभी कभी आलू उबाल कर भी काम चला लेते हैं भरता बना करके। अब आप तेल के उत्पादन को बढ़ाने की योजनाओं और सरकार की घोषणाओं को ट्रैक कीजिए। यह सही है कि खाद्य तेल का आयात होता है, लेकिन सरसों तेल का आयात न के बराबर होता है। डाउन टू अर्थ पत्रिका की रागिनी झा, रंजिनी VR और आदित्य KS ने इस साल फरवरी के महीने में एक लंबी रिपोर्ट लिखी और बताया कि भारत में जिन तेलों का आयात होता है उसमें 62% पाम ऑयल है, 21% सोया तेल और 16% सूरजमुखी के तेल का है। 97% हिस्सा इन 3 तेलों का है। साफ है सरसों तेल का आयात न के बराबर है और सरसों तेल के दाम बढ़ने का संबंध अंतर्राष्ट्रीय कारणों से नहीं है, तो क्या जमाखोरी से हो सकता है? अब आइए आयात के खेल पर। सरकार ही कहती है कि हर साल 75,000 करोड़ का तेल आयात होता है। 2014-15 से तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की योजना चल रही है। वो अगर कारगर होती तो 2019 में कई मंत्रालयों के सचिवों को मिलाकर बनी कमेटी सुझाव नहीं देती कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब आयात कम किया जाए, आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए। सरकार आयात शुल्क बढ़ा देती है। रिफाइंड पाम ऑयल पर 50% तक आयात शुल्क बढ़ाया गया ताकि बाहर से कम आए, भीतर किसानों को दाम मिले। इस साल जब दाम बढ़ने लगे तो इंडस्ट्री हल्ला करने लगी कि आयात शुल्क बहुत ज्यादा है, तो 29 जून को सरकार ने पाम ऑयल पर आयात शुल्क कम कर दिया। सरसों का इसमें जिक्र नहीं है। क्या इसका संबंध जमाखोरी से नहीं हो सकता? क्या यह सवाल इतना गैर वाजिब है कि तेल के दाम बढ़ने के बाद जब आयात शुल्क कम हुआ तो उसका फायदा किसे होगा? इंडस्ट्री को या आम लोगों को? लेकिन आयात निर्यात के खेल में सरसों का तेल शामिल ही नहीं है। फिर सरसों का तेल क्यों महंगा हो रहा है? किसान से जो सरसों जिस समय खरीदी गई उस समय सरसों का रेट जो था 3500 ना होकर के 4000 के आसपास था। 4000 से 5000 तक सरसों के खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद में जब किसान के पास सरसों नहीं रही और जो जमाखोर थे सरसों, उन्होंने अपने स्टॉकों में उसका भंडारण कर लिया, तो सरसों के रेट अचानक ही बढ़ा दिए गए और तेल के रेट बढ़ा दिए गए। इस तरह से एक पूरे देश को एक महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। न तो सरसों की कमी देश में पहले थी, न आज है, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण जिस तरह से सरसों का किसान आज बर्बादी के कगार पर है। 1 एकड़ में करीब किसान की लागत सरसों पैदा करने में 15,000 से ज्यादा की आती है और जो पैदावार होती है वो करीब 4 कुंटल के आसपास, 4-5 कुंटल के आसपास बैठती है मुश्किल से, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो 2.5 कुंटल ही रह जाती है। बहुत सारा डेटा देना और रिसर्च देना संभव नहीं है, लेकिन पुरानी खबरों और सरकार के बजट को पलटते हुए पता चला कि हेडलाइन छपने के बाद उसकी हकीकत कुछ और हो जाती है। नवंबर 2019 के इकोनॉमिक टाइम्स में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान छपा है कि वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से कहा है कि खाद्यान्न तेलों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार करें। अलग अलग मंत्रालयों के साथ हुई बैठक में चर्चा हुई है कि खाद्यान्न तेलों के आयात को 0 कैसे किया जाए। अब देखिए, आयात शुल्क कम कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की जिस खबर में पीयूष गोयल का बयान छपा है उसी में बताया गया है कि 2014 से जो नेशनल मिशन चल रहा है उसमें अभी तक 10,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया गया। 2019 की घोषणा के अनुसार किसानों की आय दुगनी करने के लिए अगले 10 साल के दौरान 2030 तक खाद्यान्न तेल के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर होना है।
यह सरकार का बड़ा लक्ष्य बताया गया। 2 साल बीत जाने के बाद इसी अखबार में जनवरी 2021 में खबर छपती है जिसमें कहा गया है कि कृषि मंत्रालय ने आगामी बजट में तेल उत्पादन को सपोर्ट करने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मांग की है। 5 साल के लिए यह राशि मांगी गई थी। अगस्त 2021 में कैबिनेट फैसला करती है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के तहत अगले 5 साल में 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2019 से 2021 आ गया, पहले का भी 5 साल गुजर चुका है, बल्कि अब तो 2021 जा रहा है। क्या उसी योजना की बार बार पैकेजिंग हो रही है? इस मिशन की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार बजट में जितना घोषित करती है पैसा उससे कम देती है, जितना पैसा देती है उससे भी कम खर्च करती है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम की वेबसाइट पर 2017 तक के इसी तरह के आंकड़े हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मनिर्भरता एक स्लोगन से ज्यादा कुछ नहीं। उत्पादन भी खास नहीं बढ़ा, पैसा भी खास नहीं था। इस योजना का संबंध दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत से ही है, जहां ताड़ के पेड़ की खेती होती है। इसका संबंध पर्यावरण के सवाल से भी है, जिस पर अलग से बात की जानी चाहिए। यह साफ है कि इस पैसे से तिलहन के किसानों को सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। वैसे भी जनता सरसों के दाम से परेशान है और घोषणा पाम ऑयल को लेकर हो रही है। भारत में सरसों तेल के बाद सबसे अधिक सोयाबीन और मूंगफली के तेल की खपत होती है। इनके दाम भी भयंकर तरीके से बढ़े हैं। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। जनता सरसों तेल के दाम बढ़ने से त्राही त्राही कर रही है। आयात या निर्यात न होने के बराबर सरसों तेल की कीमतों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से नहीं हो सकता, यह साफ है। तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या जमाखोरी वजह हो सकती है? याद रहे, नई कृषि नीति में जमाखोरी की सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं। तेल के बीज और खाद्यान्न तेलों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। गोदाम भी अब लीज पर दिए जाएंगे। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने सवाल किया कि सरकार तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए क्या कर रही है। तो 10 अगस्त 2021 को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जवाब में सरकार की कई योजनाएं गिना देते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से पीएम आशा कहा जाता है। इस योजना के तहत किसानों को कीमतों में समर्थन देना था ताकि उन्हें सही दाम मिले, आय दुगनी हो। सरकार इस योजना का कम ही प्रचार करती है। इसमें खाद्यान्न तेल के किसानों को भी सपोर्ट करना था। पहले साल यानी 2018-19 में इस योजना के तहत बजट से ज्यादा खर्च किया गया। 1500 करोड़ बजट था, खर्च हुआ 4700 करोड़। लेकिन अब यह घटते घटते 300 करोड़ पर आ गया है। जाहिर है सरसों की खेती करने वालों को कीमतों का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। हिंदू अखबार की रिपोर्ट है कि सरकार ने पीएम आशा के तहत बहुत कम खरीदारी की, मात्र 3%। जब स्कीम लॉन्च होती है तब हेडलाइन बड़ी छप जाती है, किसानों को बाजार भाव का अंतर मिलेगा, लेकिन हेडलाइन गायब भी हो जाती है। आसान नहीं है सरकार के डेटा को समझना। उलझने का और चूक हो जाने का खतरा रहता है। 2014 से उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर होने की योजनाएं बेअसर लगती हैं। किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, उपभोक्ता से इतना दाम लिया जा रहा है कि उसके जेब में कुछ नहीं बचता है। इतना महंगाई हो गया है तो क्या करेंगे? जीवन पोषण है तो नीमक से खाएंगे, अनूने भी खा सकते हैं, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। चावल और मिलता है ना आप लोगों को? हाँ, चावल मिलता है, तो खाली चावल भर से हो जाएगा। तो तेल वेल नहीं ले पा रही हैं आप लोग? नहीं, तो तेल नहीं। 200 रुपया किलो हो गया है तेल, और 1 रुपया की कमाई नहीं आ रहा है, तो कहाँ से लेंगे? तो तेल की जगह क्या यूज करते हैं आप लोग? तेल नहीं रहता है तो ऐसे कर देते हैं, पानी में सिझा देते हैं। आलू है तो आलू उबाल के ऐसे बेच देते हैं। जमाखोरी अगर वजह नहीं है तो क्या यह वजह हो सकती है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो तेल के बढ़ते दामों में अपनी जेब भर रहे हैं?
यह सवाल तो हो सकता है। पेट्रोल और सरसों तेल के कारण लोग गरीब हो रहे हैं, उनकी बचत घट रही है। क्या यह तथ्य नहीं है? खुशी की बात यह है कि प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं है। दिन ब दिन सस्ता होता जा रहा है, लोग सरसों तेल नहीं खरीद पा रहे हैं और अखबारों ने भारत को महाशक्ति लिखना शुरू कर दिया है। कड़वा तेल से दिमाग की मालिश करते रहिए, ब्रेक लेते रहिए। प्राइम टाइम के पहले हिस्से में आपने देखा कि लोग सरसों का तेल नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदू नाम से चल रहे संगठन और हिंदू बोलकर कुछ युवाओं का समूह यह तय करने में काफी मेहनत कर रहा है कि मुसलमान क्या खाएं, क्या पहने और अपने ठेले पर किसका नाम लिखें। हिंदी प्रदेश ने इस स्तर पर पहुंचने के लिए कम मेहनत नहीं की है, बहुत मेहनत की है। रिटायर्ड अंकिलों ने तो दिन रात की है। उसकी खातिर इस असहिष्णुता के बाद भी आप सहिष्णुता पर गर्व कर ही सकते हैं। अपना अल्लाह का नाम लिखो भाई, मोहम्मद का नाम लिखो, श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप। हटाओ इसे तुरंत तरीके से, तरीके से नाम है ना, और अपने नाम से चलाना ओरिजिनल में, बिल्कुल रख ले इस बात को। हटाओ इसको। कृष्ण भक्त युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो, कृष्ण भक्त युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। इसको हटा और अपने नाम से जो लगाना है अपने नाम से लगा, कोई ऐतराज नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी का नाम आप लगाओगे और इस्तेमाल करोगे तो हमको आपत्ति है, और यदि आपको हमारे ठाकुर जी का इस्तेमाल करना ही है तो आइए, आपको हम वहाँ खोल के स्वागत करते हैं। आइए, घर वापसी कीजिए और बड़े अच्छे रूप से आपको हम दुकान भी देंगे और श्रीनाथ जी का नाम भी देंगे। ठेले वाले ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करने को अब अपने ठेले का नाम अमेरिकन डोसा कॉर्नर लिख लिया है। उसे यकीन है कि अमेरिका उसका बोर्ड नहीं तोड़ेगा, लेकिन काश तोड़ने वालों ने गीता पढ़ी होती तो वे ऐसा नहीं करते, जिसके 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुखा सुखा शमी। यानी मुझे वे भक्त बहुत प्रिय हैं जो अहंकार और द्वेष से मुक्त और क्षमाशील हैं, जो मित्र और दयालु हैं, जो सुख और दुख में समान हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने भी खानापूरी की और मामूली दफाओं में FIR कर ली। वस्तुतः बहुसंख्यकवाद जिस तरह उग्र होता जा रहा है, ये तालिबान का हिंदी रूपांतरण है जो हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा। ये उस भगवान का नाम लेने से रोकने के लिए हुआ जिसने दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा दिया, जिसकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों के आर पार जाती है। यही वजह है कि मुगलों की हुकूमत में काबुल से पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आता है और रसखान बन जाता है और कहता है कि मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। यानी अगर अगले जन्म में इंसान बने तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने को मिले, और अगर पशु बने तो नंद की गाय बन जाऊं। बिना शक्ल सूरत के खुदा की इबादत करने वाले कृष्ण के अकीदतमंद मुसलमानों की गिनती करना मुश्किल है। नजीर अकबराबादी लिखते हैं, दधी चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर किशन बिहारी की बोलो जय। मौलाना हसरत मोहानी लिखते हैं, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। हफीज जालंधरी लिखते हैं, हाँ तेरी जुदाई मथुरा को ना भाई, जमुना का किनारा सुनसान है सारा, ए हिंद के राजा एक बार फिर आजा, दुख दर्द मिटा जा। निदा फाजली लिखते हैं, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू। कैफी आजमी लिखते हैं, और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कोई भाई न बेटा न भतीजा न गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है, जिस्म लेते हैं जन्म जिस्म फना होते हैं, और जो एक रोज फना होगा वो पैदा होगा।
जावेद अख्तर लिखते हैं वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान्ह मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम अटल बनवारी है। और शकील बदायूनी मुगल आजम में लिखकर अमर हो जाते हैं कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक करैया मरोड़ गयो रे। हम ब्रज के लोगों के लिए ब्रजभाषा काव्य की शानदार परंपरा में मुस्लिम भक्त कवियों का बहुत ऊंचा स्थान रहा है और हमारे श्रेष्ठ कवियों ने यहाँ तक कहा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटे के हिंदू उबारी है। कृष्ण दुनिया को जीवन का दर्शन भी देते हैं और मोक्ष का निमंत्रण भी। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये किसी दल या किसी संगठन के लिए नहीं कहते, ये एक सार्वजनिक निमंत्रण है जो मथुरा के उस गरीब ठेले वाले के लिए भी है जो उनका नाम अपने ठेले पे लगा करके 4 पैसे कमा रहा था। दुनिया में गीता का उर्दू, फारसी, अरबी में तर्जुमा करने वालों में तमाम मौलाना, तमाम धर्मगुरु भी शामिल रहे हैं। इसलिए मथुरा के किसी ठेले वाले के बोर्ड से कृष्ण का नाम मिटाया जा सकता है, लेकिन साझी संस्कृति की विरासत से उसे मिटाना नामुमकिन है। मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।